हाय, कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताइएगा। मैं आ रहा हूँ और आ गया हूँ। मैं पहले ही कुछ देर पहले 1 घंटा पहले ही आप लोग को बताया था कि मैं ऑनलाइन आने वाला हूँ, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। उन्हें ज़रूर कन्विंस कीजिए, उन्हें बताइए। लॉकडाउन 2 महीने काट चुके हैं लगभग। होली की छुट्टी के बाद हमारी मुलाकात और आपकी मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हुई। तो आइए हम लोग सीखते हैं कुछ। हम लोग बताया था कि हम लोग चलने वाले हैं टेंस, लेकिन टेंस यानी जिसको आप लोग काल कहते हैं, टेंस विदाउट वर्ब संभव नहीं है। तो पता है आप लोगों को, जो टेंस बहुत सारे बैच में टेंस शुरू कर दिया गया था, बहुत सारे बैच में टेंस शुरू हो गया था, बहुत सारे बैच में शुरू होने वाली थी। तो बहुत सारे बैच ऐसे हैं जिसमें शुरू भी हो गया था, चल भी रहा था, शुरू डिफिनेशन भी दिए हुए थे। तो आइए, हम इसको काल कहते हैं, इसको भर्ब कहते हैं। हम भर्ब को भैरवा भी बोलते हैं, आपको पता है, और टेंस काल। बताया था दुनिया में जो भी काल का जन्म हुआ है, चाहे वो काल कंस हो या काल मैसासुर हो, काल कौरव हो, सब का कोई ना कोई मारने वाला जन्म लिया है। तो इस टेंस को मारने वाला जन्म कौन लिया है? भर्ब। इसलिए इसका नाम भैरवा देते हैं। लेकिन टेंस जानने से पहले कुछ बच्चों का भर्ब में प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो बहुत दिनों से देखे भी नहीं होंगे टॉपिक, कुछ लोग खा गए होंगे, कुछ लोगों को शुरू हुई थी, कुछ लोग को शुरू होने वाली थी। तो ऐसा करते हैं कि नींव डालते हैं, यानी फंडामेंटल दे देते हैं। सबसे पहले बेस देते हैं, कंसेप्ट्स देते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स में आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले इंग्लिश में सेंटेंस अरेंजमेंट, कौन अरेंजमेंट? सेंटेंस। क्यों? टेंस सीखने से पहले आप सेंटेंस को अगर अरेंज की स्थिति देख लेंगे, सेंटेंस को अरेंज करना जानते हैं, सेंटेंस का अरेंजमेंट अगर पता है, सेंटेंस की जो पार्ट्स है, सेंटेंस का एक पार्ट्स होता है। जिस प्रकार से मानव के शरीर में पार्ट्स होते हैं, उसी प्रकार से सेंटेंस में भी पार्ट्स होते हैं। क्योंकि टेंस सीखने से पहले सेंटेंस के पार्ट्स को जानना ज़रूरी है, जो बताया गया होगा। भर्ब वगैरह जो पढ़े होंगे उनको बताया हो गया है। क्योंकि टेंस नहीं तो कुछ नहीं, टेंस जानना ज़रूरी है। टेंस के बगैर ना तो आपका लिटरेचर सही होगा, जिसमें पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट वगैरह कंपटीशन वगैरह के लिए भी आते हैं। जैसे आपका वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, विदाउट टेंस। अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम स्पोकन करें, टेंस एज द बैकबोन ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, याद रखिए, टेंस इज द बैकबोन ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ग्रामर का सबसे हेड चैप्टर में से एक टेंस है। टेंस ही सभी प्रकार के ग्रामर का नींव डालने का काम टेंस करती है। टेंस के बगैर सब कुछ अधूरा, याद रखिएगा। और अगर इंग्लिश की बात की जाए तो आप लोग तो मैं प्रतिदिन वर्ड पावर सुनता होगा, क्योंकि बिना वर्ड के अब कुछ संभव नहीं है। जो बच्चे नहीं अभी तक जुड़े हैं, जो बच्चे नहीं संपर्क में हैं, उन बच्चों से मैं यही कहूँगा जल्द से जल्द संपर्क कीजिए। 1-2 दिन में ही आप लोग को वर्ड का पैकेज बाय PDF भेज दिया जाएगा। और वर्ड तो सुनूंगा, बिना वर्ड सुने आपको छोड़ूंगा नहीं। इंग्लिश में वर्ड्स का योगदान ज़रूरी है, क्योंकि वर्ड्स के बगैर कुछ नहीं है। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में बिना वर्ड्स के कुछ भी नहीं है, जिसको हम लोग वोकैबुलरी बोलते हैं, क्योंकि वर्ड्स स्तंभ है। वर्ड्स एज द पिलर्स ऑफ इंग्लिश, वर्ड्स आर द पिलर्स ऑफ इंग्लिश।
वर्ड जो है अंग्रेजी का पिलर है, वर्ड जो है अंग्रेजी का क्या है, पिलर है, इसलिए वर्ड्स याद करना है आप लोग को, याद रखिएगा। तो वर्ड के लिए तैयार रहिए, 1-2 दिन में मैं आप लोगों के पास ज़रूर आऊँगा। चलिए सेंटेंस अरेंजमेंट सीखते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट में सबसे पहले आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले किसी वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, तो पता है। उसके बाद वर्ब आते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं या कॉम्प्लीमेंट आते हैं या अदर वर्ड आते हैं, अंत में फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं। ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं आप लोग, ये सेंटेंस का जो अरेंजमेंट देख रहे हैं, सब्जेक्ट का बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड, ये आते हैं, ये आते हैं, ये आते हैं, कोई भी आ सकते हैं इसमें। अदर वर्ड तो किसी प्रीपोजिशनल या किसी एडवर्बल फ्रेज से जुड़ा हुआ मैक्सिमम रहता है। ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिला हुआ है, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी आप लोगों को मिल चुका है। तो आइए, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का हेड पार्ट है, इट इज़ द हेड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। वर्ब, इसके बारे में पढ़ाया हुआ है आप लोग को, जिनका नहीं पढ़ाया हुआ गौर से देखिए अभी, इसलिए मैं सेंटेंस अरेंजमेंट शुरू कर रहा हूँ। सेंटेंस को अरेंज कैसे करेंगे, सेंटेंस की पहलू क्या है, सेंटेंस की पत्ती क्या है, उसको कैसे अरेंज करें, ये सिखा रहा हूँ। इसलिए आप लोग जो भी छुट्टी मारे हैं या जो लोग लैग हो गए हैं, जो लोग को दिखते हैं, जो लोग क्लास मिस करते होंगे, वो लोग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट में सिखाऊंगा, दूसरा वर्ब के बारे में जानकारी दूंगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड सब के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए एक एक के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पहले जानते हैं, सबका एक एक पहलू जानते हैं, सबका एक एक किरदार जानते हैं। पहले सब्जेक्ट है, सेकेंड वर्ब है, थर्ड ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड, सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तब हम टेंस में इन कर जाएंगे बस 1-2 दिन के अंदर, और लॉकडाउन ख़त्म होते होते बहुत आगे निकल जाएंगे, बुक भी चलेगी। तो आइए, सब्जेक्ट, अगर लिखे हुए लेटर्स, लिखे हुए वर्ड्स अगर ना दिखता हो, ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं। सब्जेक्ट का नाम तो आप जानते हैं, कर्ता। सब्जेक्ट का नाम क्या है, कर्ता। 2 दिन में सबको जुड़ जाना है। उसके बाद मेरा वही रूप रहेगा जो क्लास में रहता है, वही एक्टिविटीज़ रहेंगे जो क्लास में रहते हैं, वही तरीका रहेगा जो क्लास में रहते हैं, वही मोड रहेगा जो क्लास में रहते हैं। उसी तरह पहले मोटिवेट करना रहता है बच्चों को, आते के साथ 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के अंदर मोटिवेशन पॉइंट्स कुछ स्टोरी के माध्यम से शुरू करते हैं, तो क्लास में देखे ही होंगे। तो चलिए सब्जेक्ट जानते हैं। जानिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इज अ पर्सन। सब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है या कोई थिंग हो सकता है। यानी कह सकते सब्जेक्ट इज ए पर्सन और अ थिंग, और थिंग। सब्जेक्ट इज पर्सन और थिंग। सब्जेक्ट या तो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो। दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। कहते सब्जेक्ट इज अ पर्सन। सब्जेक्ट एक कोई पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या थिंग हो सकता है, वस्तु जिसको बोलते हैं आप लोग। दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसकी चर्चा की जाती है, जिसके बारे में कहा जाता हो कुछ, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ बोला जाए, चर्चा किया जाए जिसका, वही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एज अ हेड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का हेड पार्ट है, हेड पार्ट। इसके बगैर सेंटेंस अधूरा है, सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। याद रखिएगा, सेंटेंस असंभव है। सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट होना जरूरी है। सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सब्जेक्ट कोई पर्सन या थिंग हो सकता है जिसकी चर्चा की जाती है वाक्य में। जोड़ भी सकते हैं, ए पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन ए सेंटेंस। यानी किसी वाक्य में
किसी व्यक्ति वस्तु की जो चर्चा होती है वो क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे राम इज प्लेइंग, बताइए इसमें चर्चा किसकी हुई है, राम इज प्लेइंग, राम की एक्टिविटीज की चर्चा हुई, राम की क्रियाकलाप की चर्चा हुई है। मैं पूछूं कि आखिर चर्चा किसकी हुई है, तो ऐसा मत बोल दीजिए कि चर्चा सब हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन किसके एक्टिविटीज की चर्चा हो रही है वो जानना है, किसके बारे में कहा जा रहा है। ये जानना है किसके बारे में कहा जा रहा है, ये जानना है। और देखिए अब है ना, राम इज प्लेइंग, राम के बारे में कहा जाता है, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है, यानी राम इज अ सब्जेक्ट, राम इज अ सब्जेक्ट। दूसरा, राधा एंड रानी आर हैप्पी, राधा और रानी क्या है, खुश हैं। अब स्थिति बताई जा रही है, मूड बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही है, किसके, राधा की और रानी की। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या एंड भी सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं। एंड एज अ कंजंक्शन, एंड एक जोड़ने वाला शब्द है, कंजंक्शंस का मतलब होता है जोड़ने वाला शब्द। यह जो है ना, यह हमेशा किसी समान शब्दों को, समान वाक्यों को, समान क्लॉजों को जोड़ने का काम करता है। इसकी चर्चा होगी, यानी अगर इसमें पूछा जाए सब्जेक्ट कौन है, राम कोई व्यक्ति है, इससे पूछा जाए सब्जेक्ट कौन है, राधा और रानी व्यक्ति है ना, ये समझ रहे हैं। थर्ड पार्ट, द पेन इज न्यू, कलम नहीं है, इसकी चर्चा की जा रही है। नई है कौन भाई, कलम, यानी द पेन इज न्यू, इसका मतलब कलम नहीं है, इसका मतलब कलम इज अ थिंग, कलम इज अ यानी पेन इज अ थिंग, यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट वह शब्द है जो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई वस्तु भी हो सकता है, जिसके बारे में चर्चा की जाती है वाक्य में, वह सब्जेक्ट कहलाती है। देख लीजिए गौर से, मैं मिटा रहा हूँ, जिनको लिखना रहेगा पॉज करके लिख लीजिएगा। देख लीजिए वंस अगेन, सब्जेक्ट सेंटेंस अरेंज के लिए आपको ऊपर स्ट्रक्चर बना कर दिए होंगे। सब्जेक्ट शुरू में बनाए थे, सब्जेक्ट पहला पार्ट चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में चर्चा की जाती है। यहाँ सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट। आइए अब लॉजिकल थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा जानते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं। क्या सब्जेक्ट कौन हो सकता है? देखिए, सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट कोई क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, या कोई क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या ये नाउन इक्विवेलेंट वर्ड हो सकता है। नाउन के समतुल, मन नाउन जैसा काम करने वाला, वो भी सब्जेक्ट। नाउन बन गया, कोई नाउन की तरह काम करने लगा, वो भी सब्जेक्ट है, वो भी क्या है, सब्जेक्ट है, बन सकता है सब्जेक्ट। नाउन, प्रोनाउन, यानी नाउन इक्विवेलेंट मतलब नाउन ही उसको समझिए, नाउन ही बोलिए उसको। इसलिए इसको मैं बोलता हूँ अपने भाषा में, अपने शब्दों में, लॉजिकल में, नाउन या प्रोनाउन। देख सकते हैं मैप मेरा, नेशनल परमिट आप लोग जानते होंगे। नेशनल परमिट उसी को मिलता है जो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। नेशनल परमिट यानी हम सब्जेक्ट वाले को कहते हैं, जो वाक्य की दशा को
वाक्य की स्थिति को, वाक्य की व्यवस्था को शुरुआत करता है, इसलिए उसका नाम, उसका क्रेडिट जो है नेशनल परमिट का दिया हूँ, वह सब्जेक्ट कहलाता है। नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन याद रखिए। 99.999 नहीं, बिल्कुल 100% ही मानिए उसको। कोई नाउन या क्या हो सकता है, प्रोनाउन। इन दोनों के अलावे और नहीं, बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा। या नाउन इक्विवेलेंट मतलब नाउन ही नाउन के समतुल्य बन जाता है। तो ऐसे देखिए, थोड़ा सा देख सकते हैं, समझ गए हैं ना। यहाँ पे जैसे पढ़ाए होंगे आप लोगों को, खेलना लाभदायक है, पढ़ रहे हैं आप लोग, पता है ना आप लोग को। खेलना क्या है, लाभदायक। अब देखना है लाभदायक। अब देखिए किसके बारे में चर्चा हो रहा है, खेलने के बारे में। किसके बारे में, खेलने के बारे में। अब सोचते हैं प्ले इज यूजफुल, बच्चे बना लेते हैं, बिल्कुल गलत। मैं बताया हूँ बहुत अच्छा से, आप लोगों को बैच में भी समझाया हूँ। प्ले अगर आप चर्चा करते हैं, प्ले इज ए वर्ब, प्ले इज अ वर्ब, तो आप सोचेंगे सर तो बताए नाउन या प्रोनाउन ही किसी वाक्य का समेट सकता है। बिल्कुल, मैंने तो सही बताया। प्ले बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ वर्ब है और गलत है। अब क्या करना पड़ेगा, क्या कैसे सही होगा, ये तो आप लोग पढ़ते लिखते रहते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं, जी हाँ सुने होंगे। अब इस प्ले एक वर्ब है, किसी वर्ब को नाउन के समतुल्य बनाने के लिए जीरंड या इन्फिनिटिव रूप देना पड़ता है, विथ टू इन्फिनिटिव एंड जेरंड रूप। जीरंड का मतलब समझते होंगे, V4 बताया होगा आप लोगों को, नहीं जानते हैं जान लीजिए। जिनको दिक्कत है मैसेज कीजिए, जिनको प्रॉब्लम है वह पीछे बेसिक पॉइंट्स पीछे भी आने वाला है, अब वीडियो डालने वाला हूँ, उसको ज़रूर देखिए। एकदम शुरुआत से जो फर्स्ट ईयर बैच आए उनको एकदम बिल्कुल नींव रहेगी, या वो कंपटीशन वाले बच्चे हों वो भी एकदम बिल्कुल नींव रहेगी। इंग्लिश कैसे आया, क्या इस कैसे कितना आसान है, क्यों हम लोग तकलीफ में हैं, सीखना है, बिल्कुल आसान रहेगा, बस खाली देखिए। अब नाउन इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, जीरंड रूप दीजिए, विद टू इन्फिनिटिव रूप दीजिए। अभी नाउन बन गया, नाउन इक्विवेलेंट हो गया, नाउन के समतुल्य हो गया, अभी नाउन की तरह काम करने लगा। अब ए सब्जेक्ट बन सकता है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। एंड प्लेइंग इज यूजफुल, अब बिल्कुल राइट होगा। एंड टू प्ले इज यूजफुल, बिल्कुल राइट होगा। इसको आप और भी तरीकों से बना सकते हैं, इट इज़ यूजफुल टू प्ले भी बोल सकते हैं, यानी ये कंप्लीमेंट ग्रुप में डालना पड़ेगा। देख रहे हैं, पॉज करके सेव करना रहेगा, सेव करिएगा। अब कोई पूछे कि बताइए किसी वाक्य का सब्जेक्ट कौन हो सकता है, केवल नेशनल परमिट वाले शब्द। नेशनल परमिट माने नाउन या प्रोनाउन, याद रहेगा, नाउन या प्रोनाउन। नेशनल परमिट यानी नाउन या प्रोनाउन। नाउन इक्विवेलेंट मतलब नाउन ही, नाउन इक्विवेलेंट में नाउन के समतुल्य ही, यानी नाउन ही उसको बोलिए। अब ये तो वर्ब का मैं दिया, और देता हूँ, देखता हूँ। अमीर घमंडी होते हैं। अब बताइए, पढ़े हैं ना आप लोग, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं देख लीजिए, ऐसे पढ़े होंगे, नहीं का नाम ही मत लीजिएगा। अमीर घमंडी होते हैं। कौन घमंडी होते हैं, अमीर। अब आइए देखते हैं, रिच इज प्राउड। अब कैसे, रिच इज एन एडजेक्टिव। सवाल उठाइए, मन में उठाइए सवाल कि सर ने पढ़ाया कोई नाउन या प्रोनाउन नेशनल परमिट वाले शब्द नहीं कोई किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ रिच कैसे आ गया, रिच को कैसे सब्जेक्ट बना देंगे, बन ही नहीं सकता है, बिल्कुल गलत है। सोचना बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सोचिए, बिल्कुल गलत है। जो बच्चे पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनको मैं बताया हूँ, जो नहीं पढ़े होंगे वही जान लीजिए कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जब किसी भी एडजेक्टिव से वर्ग बताई जाए, जो एडजेक्टिव वर्ग बताता है, क्लास बताता है, वर्ग, वह एडजेक्टिव नाउन इक्विवेलेंट होता है। और नाउन बनाने के लिए
रीच अगर दीजिएगा तो बिल्कुल गलत होगा। नाउन बनाने के उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, और द लग गया अगर रीच में, यानी द रीच अब नाउन के समतुल बन गया। लेकिन एक बहुत ही मैजिक मैं बता रहा हूँ, द प्लस एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन अगर वर्ग व्यक्तियों को बताने के लिए किया जाए, वह कॉम्बिनेशन हमेशा प्लुरल नाउन हो जाता है। एक कान खोलकर सुन लीजिए, द प्लस एडजेक्टिव, वैसे एडजेक्टिव जो वर्ग बताए, व्यक्तियों के वर्ग बताए, उनके वर्ग बताने के लिए अगर प्रयोग किया जाए तो द प्लस एडजेक्टिव हमेशा पीसीएन बन जाते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, इसमें एस मत लगा दीजिएगा क्योंकि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कभी कोई आर्टिकल्स नहीं जोड़ते, कभी अंत में प्लुरल बनाने के लिए एस नहीं जोड़ते हैं, और एडजेक्टिव के पहले कभी एन द भी नहीं लगाते हैं, याद रखिए। लेकिन वर्ग बताने वाले एडजेक्टिव के पहले द लगाकर नाउन इक्विवेलेंट बनाते हैं, और नाउन इक्विवेलेंट प्लुरल नाउन बन जाते हैं। यानी द रिच आर प्राउड। देख रहे हैं कौन प्राउड है? रिच सब्जेक्ट है, नाउन इक्विवेलेंट यानी नाउन है। अभी बताएं खेलना, तो खेलना यानी प्लेइंग, प्ले नहीं प्लेइंग, टू प्ले। रिच नहीं द रिच, ओल्ड नहीं द ओल्ड, पुअर नहीं द पुअर, यंग नहीं द यंग। ये याद रखिएगा। जिनको लिखना रहेगा पॉज करिए, लिखिए। चलूं लेकर, पॉज करके लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी कुछ रहस्य बताने वाला हूँ, एक बात और जान लीजिए। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो, या अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई वस्तु या जानवर हो, वस्तु हो, थिंग में सब आ जाते हैं, कोई व्यक्ति हो, है ना, लगभग 99% जो है ना, या एक्टिव वॉइस में होगा। और कोई वस्तु हो तो लगभग 90%, ये 99 प्लस बोलिए, 90% ही रखिए, 90% पैसिव होगा, याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति हो एक्टिव, वस्तु हो पैसिव, सीखेंगे ही। मैं कंसेप्ट दे दिया, जैसे एग्जांपल देख लीजिए। राधा इज टीचिंग इंग्लिश, प्रत्यक्ष रूप से काम हो रहा है, पढ़ाने का काम कर रही राधा, यानी एक्टिव में है। The pen was broken, पेन पर दबाव पड़ा। अप्रत्यक्ष रूप से किसी के माध्यम से यहाँ लुप्त कर दिया गया है, जो माध्यम है कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो ये क्या है? पैसिव। आपने अभी सब्जेक्ट के बारे में कर ली, अब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बताएंगे, दूसरा पार्ट। वर्ब का पार्ट दूसरे वीडियो में आप लोग देखिएगा। सब लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि मैं लाइव आ गया हूँ, संपर्क जल्दी करिए। और इसके बाद वाले वीडियो तुरंत अपलोड करेंगे 5 मिनट रेस्ट लेने के बाद, वर्ब के बारे में। वर्ब कैसे पहचानना है, वर्ब है क्या, वर्ब की जो समस्या आपके अंदर है आज दूर होने वाला है, इसलिए तैयार रहिए। मैं आ गया हूँ। ओके, दैट्स ऑल।